नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा दुलारा बैंक है, मुझे बहुत पसंद है, IDFC फर्स्ट बैंक। 50 रुपये का स्टॉक है। क्या आपको ये स्टॉक लेना चाहिए? रिजल्ट आया है, एनालाइज करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस आपको रिजल्ट की देने की कोशिश करेंगे छोटी सी वीडियो में। रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो लाइक कर लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। तो 2-3 बैंकों से मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि RBL बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, या इवन इंडसिंड बैंक हो गया, जो कि काफ़ी बड़ा है इनके कंपेरिजन में। लेकिन फिर भी मैं उन बैंकों की तुलना में इस बैंक को ज़्यादा प्रेफर करूंगा अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए, या इवन मैं डालकर बैठा हुआ हूं। तो हो सकता है मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो, लेकिन आप भी इस रिजल्ट को अच्छे से देखिएगा, फिर आप समझिएगा 50 रुपये में क्या स्टॉक लेना बनता है या नहीं। आपको बता दें कि जब 26 जनवरी का पोर्टफोलियो हमने आपको दिया था, तो ये स्टॉक हमने आपको सेलेक्ट करके दिया था, और उसके बाद हमारे लेने के बाद ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़िया रिटर्न हमको जनरेट करके दिया था। उसके बाद इसने लगातार अंडर परफॉर्म किया है, तुरंत रिटर्न दे दिया, और अभी वहीं पर जहाँ पर हमने आपको रिकमेंड किया था 50 रुपये पर, वहीं पर अवेलेबल है। क्या स्टॉक आपको फिर से कंसीडर करना चाहिए जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया उसको देख करके? बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना चाहिए या नहीं, वो आप डिसाइड कीजिएगा। पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो बैंक है ना, ये ज़्यादा ब्याज देता है, ठीक है, और ज़्यादा ब्याज ले नहीं सकता, क्योंकि लोगों को जब लोन लेना होगा तो वो चले जाएंगे बड़े बैंकों के पास। जब उनको अपना पैसा रखना होगा तो आ जाएंगे छोटे बैंकों के पास। क्यों? क्योंकि छोटे बैंक ब्याज ज़्यादा देते हैं FD वगैरह पे, ठीक है, 7% तक इवन ये सीनियर सिटीजन्स को दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जब आपको लोन लेना होगा, आप बड़े बैंकों के पास चले जाओगे, क्योंकि ये ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। इनकी मजबूरी ये है कि जब ये लोन बांटे तो वहाँ से भी ये ज़्यादा ब्याज कलेक्ट करें, इसलिए इन बैंकों को थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, खासकर इस कोविड जैसी सिचुएशन में, ठीक है। अब ऐसे में हम इनकी देखते हैं टोटल इनकम, और सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट इनकम। 4100 करोड़ की इनकम हुई है, ठीक है। इनकी इंटरेस्ट 4089 करोड़ से डेंट चलता है, और यहाँ से ग्रोथ जो आई है वो बिल्कुल मतलब एकदम हल्की फुल्की सी है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं अच्छा मान सकते, लेकिन इसको हम फ्लैट मानेंगे। और फ्लैट भी रख पाना ये अच्छी बात है, खासकर इस बैंक के लिए। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि इनको ब्याज ज़्यादा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि छोटे बैंक हैं, लोग अगर आप ज़्यादा ब्याज नहीं दोगे तो क्यों लोग आपके पास आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं थी, और इन्होंने भी वही कारनामा करके दिखाया। उम्मीद पे बिल्कुल खरे उतरे हैं, चीज़ें इनके अंडर कंट्रोल में नहीं है यहाँ पर। बाकी ओवरऑल इनकम में पिछली बार से थोड़ी सी थोड़ा सा डेंट आपको देखने को मिलेगा, और पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर आप देखोगे इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वहाँ पर कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए हैं, जैसे कि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, अन्य चीज़ें भी हैं, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। मेन इंटरेस्ट इनकम होती है बैंक की कमाई, आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट इनकम की बात हो गई, हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। यहाँ पर आपने देखा कुछ खास यहाँ पर बैंक ने आपको करके दिखाया नहीं, तो क्या ये स्टॉक लेना बनता है, देखेंगे हम। एक्सपेंडिचर्स देख लेते हैं। 4187 करोड़ देख रहे हैं, 4880 करोड़ है ना इनकम तगड़ी। जी हाँ, चलिए 3936 करोड़ यहाँ से अच्छा था, और यहाँ से थोड़ा कम अच्छा है। बाकी अब एक बड़ी चीज़ क्या होती है, प्रोविजनिंग, वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर 474 करोड़ यानी कि 400 पौने 500 करोड़ की प्रोविजनिंग बैंक ने की है। जो पिछला क्वार्टर था वहाँ पर पौने 2000 करोड़ की प्रोविजनिंग हुई थी। इसी कारण बैंक ने आपको लॉस दिया था, 1 रुपये हर एक शेयर के पीछे इनको लॉस हुआ था, ठीक है, इसी कारण, क्योंकि प्रोविजनिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनको करनी पड़ी थी। इवन उसके पहले वाले क्वार्टर में, यानी कि पिछले साल के इस क्वार्टर में, इन्होंने मात्र 213 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी। यहाँ से प्रोविजनिंग डबल है, ठीक है, और यहाँ पर से कंपेरिजन बनता नहीं, क्योंकि वहाँ पर तकलीफ़ें ज़्यादा थी। पिछले क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस कारण बैंक ने कोविड रिलेटेड ढेर सारी प्रोविजनिंग की थी। आपको पता है एक्सेप्शनल चीज़ होती है ये किसी भी बैंक के लिए, तो बैंक ने वहाँ पर आपको लॉस ला कर दिया था, और 1 रुपये हर शेयर के पीछे लॉस था। अब हम अगर इस वैल्यूएशन पे इस स्टॉक को कंपेयर करें, मान लेते हैं ऐसे ही इनकी परफॉर्मेंस रही, तो साल भर की कमाई इनकी 1 रुपये की होगी, साल भर की कमाई इनकी 1 रुपये की, और यहाँ पर जो आपको ये बैंक मिल रहा है 50 रुपये के प्राइस पर, तो आपका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हो गया 50 का प्राइस टू अर्निंग। अब आपको मैं बताता हूँ, ये छोटा बैंक है तो हमें उम्मीदें इनसे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। 50 के P मल्टीपल पे क्या ये स्टॉक खरीदना बनता है? ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप कोटक महिंद्रा बैंक देखोगे, ठीक है, उसकी भी कमाई आपको जाकर जरूर कैलकुलेट करनी चाहिए। HDFC बैंक देखोगे, इवन ICICI और एक्सिस देखोगे, तो वहाँ पर आपको कई ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो इस बैंक की तुलना में सस्ते अवेलेबल हैं, मतलब उनका वैल्यूएशन सस्ता है। लेकिन जब आप ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, जैसे ये बैंक आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें पेश करके दिखाता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ग्रोथ वगैरह आप देख लीजिए। नेट प्रॉफिट 50% बढ़ा है,
आप समझेंगे, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपैरिजन हो रहा है। ठीक, मैं यहाँ पर आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये वाली बात हो रही है। 18 पैसे की प्राइस टू अर्निंग बढ़ करके 24 पैसे हुई है। यहाँ पर ये हो रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बढ़ा है 72%, ये अच्छा है। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी देखिए 27% की ग्रोथ दिखाई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 5.76% आया है। ठीक है, ये भी बेहतरीन है इसके मुकाबले। तो काफ़ी चीज़ें बैंक अंडर कंट्रोल रखा है। बैंक की जो कोर ऑपरेटिंग इनकम है वो ग्रो की है 41% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये भी काफ़ी चीज़ें हैं अच्छी। कासा बैलेंस आप देखिए कितना अच्छे से इन्होंने ग्रो कराया है। और हाँ, कस्टमर डिपॉजिट बेस आप देखिए 21% ईयर ऑन ईयर, 83,000 करोड़, कमाल है। फंड एसेट यहाँ पर देख लीजिए 10% बढ़े, ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। रिटेल लोन, और हाँ इस पे मैं बहस आपसे करना चाहूँगा, एक बैंक जो बिजनेसेस को लोन देता है, एक बैंक जो रिटेल बंदों को लोन देता है, आप किसको ज़्यादा सुरक्षित मानते हो? अगर हम बाहर से देखें तो ये वाला बैंक काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित माना जाएगा ना, क्योंकि ये छोटे छोटे पैसे अपने अलग अलग जगहों पे रखे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर पैसे कमाना कठिन हो जाता है और यहाँ पर पैसे कमाना आसान हो जाता है। यहाँ पर रिस्क कम तो है लेकिन पैसे कमाना कठिन हो जाता है। तो बैंक छोटा है, ग्रोथ कर सकता है, लेकिन फोकस इनका किस पे है? रिटेलर्स पे। ठीक है, या फिर आप रिटेल सेक्टर मान सकते हो। जब उस पर आपका फोकस होगा, आप इंडिविजुअल कस्टमर्स पे फोकस कर रहे हो, तो आप जो है उतना बड़ा मार्जिन नहीं ले सकते हो अपने उस पे, किस पे? डिपॉजिट्स पे। क्योंकि आप अगर ज़्यादा उनको ब्याज दे रहे हो तो आपकी कमाई कहाँ से हुई? आप 7% दे रहे हो, 8% पे आप लोन बांट रहे हो, इस 1% में आपको सारे खर्चे भी देखने हैं, उसी में से आपको प्रॉफिट भी कमाना है। यहीं पर बड़ा बैंक जीतता है कैसे? कि वो आपको एफडी पर ब्याज देगा 5%, इवन 4-4.5%, और लोन आपको सस्ते में दे देता है। तो ज़्यादा लोग, यानी कि उसके पास वॉल्यूम बढ़ जाता है कस्टमर्स का, और इस कारण वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा अच्छे से हो पाते हैं। अब इस बैंक के पास अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बैंक जो है ना थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर रखता है, और इसी कारण मुझे ये बैंक पसंद है। आप मैनेजमेंट को जाकर देखोगे तो मैनेजमेंट ये कहता है कि हमें फोकस तो ग्रोथ पे करना है। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप छोटे बैंकों में कोई एक बढ़िया बैंक ढूंढ रहे हो तो IDFC फर्स्ट बैंक आपकी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है आने वाले 8-10 सालों के लिए, क्योंकि इस बैंक के पास ग्रोथ पोटेंशियल बड़ा है। पूरी बाजार पड़ी हुई है भारत की, और इनका जो मतलब होता है कि एक पॉइंट होता है कि मेरा फोकस इस पे है, मतलब मेन जो फोकस है वो हम आप जैसे लोग हैं, यानी कि रिटेल कस्टमर्स हैं। और अगर ये चीज़ इनकी सक्सेसफुल होती है, अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा अनसक्सेसफुल हो गए हैं ये, लेकिन जो इनके मैनेजमेंट की सोच है ना कि हम छोटे छोटे लोगों पे फोकस करें और उनसे अपने यहाँ पैसे डिपॉजिट्स कराएं और उन्हीं के थ्रू हम बिज़नेस करें। जैसे कि आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ठीक है, आप हमारे यहाँ से लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, या लोन अगेंस्ट एफडी वगैरह ले लीजिए। कई सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे प्लान्स हैं। अब ये तो कई अन्य फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ अच्छे से समझ में भी आएगी। तो ओवरऑल सिनारियो में डेटा इनके लिए पॉजिटिव बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा अभी हमको ये चीज़ नहीं दिखाई दे सकती। हम भविष्य ऐसे ही नहीं समझ सकते कि आने वाले समय में क्या होगा। बाकी एक बात याद रखना कि बैंकिंग बिजनेस बड़ा आसान बिजनेस बाहर से हमको लगता है, और रियलिटी में है भी। अगर हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक ठाक मैनेजमेंट है, तो बैंकिंग करना बहुत कठिन काम नहीं है और इसको बड़ा ही आसान बिजनेस माना जाता है। लेकिन इसको स्टार्ट करना कठिन होता है। IDFC फर्स्ट बैंक ने स्टार्ट किया। अब देखो आगे चल करके आपका मैनेजमेंट अगर ईमानदार रहता है, अच्छे से काम करता रहता है, तो मतलब मैं कहता हूँ कि जो ग्रोथ स्टोरी अन्य बैंक्स की है, अच्छे बैंक्स की है, मतलब 20-25% का कैगर जनरेट करना बड़ा आसान रहेगा इस बैंक के लिए। मतलब 20-25% के लिए आप इस बैंक में बिल्कुल पोजीशन बना सकते हो। कब? जब आपको इनके मैनेजमेंट पे भरोसा हो। यहाँ पर जो बातें मैंने आपसे कही ना, ये जब आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ोगे वहाँ से मैंने डिकोड करके आपसे कही हैं। अगर आप हम पे भरोसा करते हो तो आप एक बार ज़रूर IDFC फर्स्ट बैंक पे अपनी रिसर्च कीजिएगा कि क्या ये बैंक आपके लिए अगले 10-15 साल की पिक हो सकता है। क्योंकि आपको पता है पिछले 15-20 सालों में बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत तगड़े से इंडिया में ग्रो की है, और आने वाले समय में भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। खासकर प्राइवेट सेक्टर में जो छोटे मझोले बैंक्स हैं, जो कस्टमर सेंट्रिक बैंक हैं, वो काफ़ी बेहतरीन काम कर सकते हैं, कारनामे करके दिखा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपकी उम्मीद
20-25% या सेंसेक्स और निफ्टी को बीट करने की है, तो ये एक फाइनेंशियल स्टॉक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। हो सकता है 4 चांद लगाए, हो सकता है अगली दिवाली तक आपको ये बेहतर रिटर्न्स भी जनरेट करता हुआ दिखाई दे। नीचे से कुछ खास भागा नहीं है। और बिल्कुल देखिए, कोविड के दौरान छोटे बैंकों को बड़ा डेंट झेलना पड़ा है। फिर से कह रहा हूँ, छोटे बैंकों को ज़्यादा बड़ा डेंट झेलना पड़ा है, इसी कारण ये स्टॉक नहीं चला है। अदरवाइज यही स्टॉक आपको 80, 90, 85 पे भी इस वक्त मिल रहा होता। यानी कि यहाँ से आपके लिए लगभग 50% की ग्रोथ प्राइस में आने वाले 1 साल में पॉसिबल है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी कोई डिप आए आप वहाँ पर बाय कीजिए। मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा इसकी तरफ मैं झुकाव रख सकता हूँ, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लीजिएगा। एक बात याद रखना, इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड करना कभी कभी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि पूरी जोन बना लेता है, चलेगा और फिर रुक जाएगा। और हमें पता है कोविड के दौरान जो डेंट वगैरह हैं उनको झेलना आसान काम है नहीं, खासकर छोटे बैंकों के लिए। कैपिटल एडिकेसी रेशियो इनकी तकलीफ़ की तरफ थोड़ी सी बढ़ी है। खैर इस बार बढ़ाया है इन्होंने, थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ा है। इम्प्रूवमेंट यहाँ भी हमें चाहिए। प्लस पूरा नहीं है, याद रखना, ये ख़राब नहीं हो गया है, लेकिन थोड़ा और होता, 18-20% के आसपास रहे तो ज़्यादा बेटर है। आने वाले समय में ऐसा बैंक करके दिखाएगा, उम्मीद यही है। फाइनल फिगर हम एक देखना चाहेंगे आपके साथ। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 4.27% घटा है ग्रॉस एनपीए। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ने ये कारनामा करके दिखाया, तो इन्होंने भी करके दिखाया, तो ये एक अच्छी बात है। इसको आप पॉजिटिव मानिएगा कि ग्रॉस एनपीए कम हुआ है, जबकि प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर से कम इन्होंने की है। प्लस जो नेट एनपीए है वो भी इन्होंने तगड़े से घटाया है। और यहाँ पर जो 20 21 बेसिस पॉइंट का जो इम्प्रूवमेंट है, 20 बेसिस पॉइंट का, वो काफ़ी कमाल का है। ठीक, तो रिजल्ट कैसा है ये मैं आपको एक नटसेल में बता देता हूँ। रिजल्ट मुझे एवरेज लगा है, अबव एवरेज आप कह सकते हो, बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाजार को उम्मीद भी यही थी, एवरेज रिजल्ट की ही। सब मान के बैठे थे ऐसा रिजल्ट आएगा। तो क्योंकि ऊपर से स्टॉक गिरा है और ठीक ठाक लेवल पे भी खड़ा है, हो सकता है 47.50 जब तक ये ना तोड़े, आपको एक बढ़िया बाइंग लेवल से आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए। तो नज़र बना कर रखिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है डिप पर, अपनी रणनीति के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से ज़रूर करिएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक मुझे पसंद है, खासकर लॉन्ग टर्म के लिए। स्विंग ट्रेड वगैरह मिल जाते हैं, अच्छी बात है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं इस स्टॉक से। और अगर ये स्टॉक कमाल करके दिखाएगा तो एक 4 चांद लगेगा फोलियो में। जब से ये स्टॉक आया है बाज़ार में, काफ़ी उतार चढ़ाव इसने देखे हैं, परफॉर्मेंस अभी तक इन्होंने नहीं दी है। बाज़ार ने इनसे काफ़ी उम्मीदें बहुत पहले से लगा कर रखी हैं, अभी तक ये उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए हैं। लेकिन हाँ, फोकस मैनेजमेंट का उसी तरफ है, कभी नोटबंदी आ जाती है और कभी कोई और बंदी आ जाती है। काफ़ी कुछ इनको झेलना पड़ा है, काफ़ी कुछ ये झेल कर आए हैं। कोरोना झेला है ये बैंक, कोरोना, तो लगभग अब ताकतवर बन रहा है। और याद रखिएगा, जब भी कोई नया बैंक आता है बाज़ार में, उसे काफ़ी कुछ चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। आई होप आप समझोगे। और इसी तथ्य को जान करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है कि मुझे पसंद है, आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है। एक चीज़ याद रखना कि जो लोग कह रहे होंगे कि सर ये स्टॉक अभी छोटा है या हम अवॉइड कर जाएं, ब्लू चिप में ही रहें, तो मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में बीच में कहीं पर बोला कि आरबीएल बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, या अन्य इवन फेडरल बैंक से भी ज़्यादा प्रेफरेंस मैं इसको दूंगा, डीसीबी बैंक से भी ज़्यादा प्रेफरेंस इसको दूंगा, कर्नाटका बैंक से ज़्यादा प्रेफरेंस इसको दूंगा, सिटी यूनियन बैंक से भी ज़्यादा बड़ी प्रेफरेंस इसी को दूंगा। ये सब मतलब बैंक्स ऐसे हैं जो थोड़े मोड़े मुझे पसंद हैं, जैसे कि फेडरल बैंक, काफ़ी मतलब पसंद करता हूँ मैं इस बैंक को। लेकिन वही है, थोड़ा सा उनके यहाँ एग्रेसिव पना थोड़ा सा कम है। डीसीबी बैंक भी मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन फिर भी वही सरकारी बैंकों के तर्ज पे काम होता है, जबकि है बड़ा कमाल का बैंक। बुक वैल्यू जाकर देखोगे आप, दिल खुश हो जाएगा। आप डीसीबी बैंक को जाकर देखिए, बुक वैल्यू उनकी जाकर देखिए, और कमाल के मतलब मैनेजमेंट भी बुरा नहीं है। लेकिन होता है ना कि हम इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट नहीं दिला पाते, आओ भाई हमारा स्टॉक खरीद लो, बस वही हाल है। तो ओवरऑल अगर छोटे बैंकों में मुझे कोई पहली प्रायोरिटी के साथ बैंक पसंद आता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आप रिसर्च कीजिएगा, अगर आपको कोई बात नेगेटिव लगती है तो वो भी बताइएगा। अगर आपने रिसर्च किया है, नहीं किया है तो करके बताना ज़रूर, कमेंट करना। अभी विदा ले रहे हैं। रिजल्ट कैसा आया? मुझे अबव एवरेज लगा है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन स्टॉक भागेगा स्विंग ट्रेड के लिए भी पकड़ूंगा, नीचे आएगा तो इन्वेस्टिंग करूंगा, बेचना तो नहीं है इस स्टॉक को। अभी इतना ही, नमस्कार।